हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के व्हाट्सएप कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी लोग ऑनलाइन आ चुके होंगे और आज हम नए पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा आज का नया पाठ होगा पाठ 10 मानवीय बस्ती। ये रहा बच्चों हमारा पाठ 10 मानवीय बस्ती। बच्चों ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ आकृतियाँ दिखाऊंगा। पहले आप लोग वो आकृतियाँ ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम इस पाठ के बारे में बात करेंगे। बच्चों ये आकृति देखिए दूर से। ये आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? इसमें कुछ घर हैं, आपको छोटे छोटे दूर दूर घर दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको बड़े बड़े मैदान भी दिखाई दे रहे हैं। मैदान के साथ ही साथ आपको खेत भी दिखाई दे रहे हैं, और खेतों में फसलें भी लगी हुई हैं। बच्चों ये दूसरा चित्र देखिए, ये दूसरा चित्र है। इसमें घास और फूस से बनी हुई झोपड़ी जैसा आकार है और कुछ मिट्टी के बने थपुए, जिसे गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं थपुआ, थपुए से बने हुए घर हैं। इसके बाद ये है अगला, देख लीजिए कैसा दिख रहा है, एकदम शहर के जैसा दिख रहा है। ये शहर के जैसा यानी नगर के जैसा, नगर के जैसे घर हैं, यानी ये सब शहरी घर हैं। और इससे पहले हमने जो देखा था ये गांव के घर हैं। गांव में घास फूस से बने हुए घर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देखिए, ये आपको देखने से ही पता चलता है ये कहाँ की आकृति हो सकती है। ये चित्र आपको जो दिख रहा है, ये तस्वीर कहाँ की हो सकती है? ये तस्वीर है नगर की, शहर की तस्वीर है। देखिए ये बड़े बड़े हाईवे रोड बने हुए हैं और यहाँ पे कारें भी हैं। इसके बाद देखिए ये शहर में, तो गांव को आपने देखा, गांव का तस्वीर देखा और शहर की तस्वीर आपने देखी। ये देखो ये दो तस्वीरें हैं, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये शहर की तस्वीरें हैं और ये गांव की तस्वीर है बेटा, ये गांव की तस्वीर है। और एक तस्वीर आप लोग ये देखिए जहाँ पर मोनो रेल चल रही है। आपको देख रहा है एकदम सीधे सीधे मोनो रेल की तस्वीर है। ये मोनो रेल बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मोनो रेल कहाँ पे चलती है? मोनो रेल मुंबई में चलती है। तो ये तस्वीर मुंबई शहर की है, मुंबई नगर की है, महानगर की है। मुंबई हमारा एक महानगर है। तो बच्चों आपने इतनी सारी तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप बता सकते हो? तुम किन किन बातों से परिचित हो? किस चित्र में विरल बस्ती है? विरल बस्ती का मतलब कि दूर दूर बस्तियां हैं, दूर दूर घर हैं। किस चित्र में खेती दिखाई दे रही है? और किस चित्र में बहुत ही घनी जनसंख्या है? किस चित्र में गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं? जैसा कि मैंने इस तरह की गगनचुंबी इमारतें मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली, गगन को छूने वाली इमारतों को गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे मानवीय बस्ती की। मानवीय बस्ती बच्चों आपको मालूम है मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वो 3 मूलभूत यानी कि जिसके बिना मनुष्य को रह पाना असंभव है। एक है, सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की भोजन। मनुष्य को
कुछ मिले या ना मिले, अगर मनुष्य को भोजन और पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है भोजन। घर, घर तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे धूप हो, बारिश हो, उनसे बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता पड़ती है। हम खाना खा के धूप में सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आराम करने के लिए, आराम से रहने के लिए, रात को सोने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है मानव का घर। उसके बाद मानव को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। तो ये भोजन, घर और कपड़ा मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जहाँ घर बना के रहता है, जहाँ पर मनुष्य एक से अधिक घर बनाकर रहता है, हम उसे बस्ती कहते हैं। जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेशों में मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। बच्चों, बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अपना व्यवसाय मछली पकड़ने का करने लगे और वहीं पर उन्होंने अपनी बस्तियां बना ली, तो उनके बस्ती को कोलीवाड़ा कहने लगे। यानी कि मछुआरों का घर, मछुआरों की बस्ती को हम कोलीवाड़ा कहते हैं। जहाँ पे मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं, अपना व्यवसाय मछली पकड़ने का करते हैं, उस जगह को हम कोलीवाड़ा कहते हैं। बच्चों, वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। जैसे वन से लकड़ी इकट्ठे करना, वन से रबड़ उत्पादन इकट्ठे करना, रबड़ उत्पादन करना, वनों से औषधियाँ तैयार करना आदि कार्य वनों से किया जाता है। तो वनों पर आधारित रहने वाले लोग वनों में अपना व्यवसाय करते थे और वहीं पे वे अपनी बस्तियां बनाकर रहते थे। वे आदिवासी होते थे। आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे और वहीं पे अपना व्यवसाय करते थे। आदिवासियों की बस्ती को हम पाड़ा कहते हैं। और उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहने लगे। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ और उसे वाड़ी कहा जाने लगा। जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय यहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य यानी मछली का व्यवसाय, खाद्यान्न कार्य, उस बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। मुर्गी पालन जहाँ पे किया जाता है, पशु पालन किया जाता है, यानी कि फसल उगाने के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसाय भी किया जाए। जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा है, पूरक व्यवसाय किसे कहते हैं? जो कृषि के साथ साथ अधिक आय कमाने के लिए अन्य व्यवसाय किया जाता है, वो पूरक व्यवसाय कहलाते हैं। अब अन्य व्यवसाय में क्या है? मुर्गी पालन, बकरी पालन यानी कि पशु पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन वगैरह वगैरह। बच्चों, ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसाय
की भी वृद्धि होती जाती है। अतः वहाँ रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना आरंभ होने लगता है और वे वहीं पे स्थायी हो जाते हैं। इस कारण मूल ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अब बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तो चाहिए ही, और उनके लिए आवास के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित किए जाते हैं। धीरे धीरे वो सुविधाएं विकसित होने लगती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे आने जाने के लिए सड़कें बनने लगी, आने जाने के लिए वहाँ पे बसें आने लगीं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ते गए वहाँ पे जो है कि सुविधाएं बढ़ाती गई, और सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ लोगों को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार और व्यवसाय मिलने लगता है और वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते इस बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास और अन्य सुविधाएं, ऐसी बस्ती में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता से बढ़ती है। इस तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम हो जाती है। प्राथमिक यानी कि कृषि का कार्य, जो वो प्राथमिक व्यवसाय हो गया, कृषि हमारा। फलतः ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में हो जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है, यानी वे नगर बन गए। अब देखो, ग्रामीण बस्ती से नगर बन गया। बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने से ये नगर आगे चल के महानगर बन जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ग्रामीण बस्ती से नगरीय बस्ती का विस्तार हो जाता है। पहले ग्रामीण बस्ती बनती है, फिर धीरे 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 वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है और वो नगरीय बस्ती बन जाती है, नगर से महानगर बन जाता है। बच्चों, बस्तियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: बिखरी हुई बस्ती, केंद्रित बस्ती और रेखाकार बस्ती। बच्चों, आइए एक बार इस चित्र से, इस मानचित्र से समझते हैं। स्थल दर्शक मानचित्र का भाग आकृति 10.4। पहले ग्रामीण बस्ती, ये देखिए, ये ग्रामीण बस्ती है। ग्रामीण बस्ती में एक कच्ची सड़क है, बाकी नदियां हैं। लेकिन यहाँ पे घर जो है, बस्तियां हैं दूर दूर। एक सड़क के इस किनारे है, देखिए एक क है, वहाँ पे एक घर दिख रहा है, ब में यहाँ पे 4-5 घर दिख रहे हैं। इसके बाद इधर अ में कुछ घर नदी के किनारे दिख रहे हैं, यानी कि दूर दूर बस्तियां हैं। तो ये इस प्रकार की बस्तियां हैं और ये ग्रामीण बस्तियां कही जाएंगी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। लेकिन विकास यहीं से आरंभ होता है, यानी कि ग्रामीण बस्ती से ही विकास आरंभ होता है। पहले लोग खेती करते हैं, फिर खेती करते करते वहाँ पे अन्य सुविधाएं विकसित होती हैं। लोग पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। व्यवसायों की इस तरह से धीरे 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 वृद्धि होती चली जाती है। फिर रोजगार पाने के लिए आसपास के प्रदेश के लोग, आसपास का जो दूसरा गांव होता है, वहाँ से लोग आने लगते हैं और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगती है। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए आवास और अन्य सुविधाएं विकसित की जाने लगती है। देखिए बच्चों, इस चित्र में पहले सूची में देखिए, जहाँ पे ये लाल स्क्वायर पहला है बस्ती, लाल रंग का ये डॉट है ना, स्क्वायर टाइप का। तो ये जहाँ जहाँ है वहाँ पे बस्तियाँ हैं। लेकिन इन बस्तियों में किन किन चीज़ों का विकास हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, ये डबल लाइन जो है ये सड़क है। दूसरा डबल लाइन क्या है? सड़क है। और उसके नीचे रेल मार्ग का चिन्ह दिया हुआ है। समुद्र रेखा नदी है। तो जहाँ पे रेल मार्ग का विकास हो गया, समझिए वो नगर बन गया है। तो यह है हमारा नगर। गांव से विकास हो गया नगर में। बच्चों, परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग कर
मानव मकान बनाकर रहने लगा। मानव ने विज्ञान के युग में आवासीय साधनों में बहुत प्रगति की है। परिस्थिति के अनुसार वह ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर रहने लगा। वर्तमान समय में तो मानव अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर अपनी बस्तियां बनाने का विचार कर रहा है। बस्तियों के कारण मानव को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। ग्रामीण बस्ती मानवीय संस्कृति के स्थायित्व की प्रथम सीढ़ी है। ग्रामीण बस्तियों के विकास और वृद्धि द्वारा नगरीय बस्तियां बनती चली गईं। ग्रामीण बस्तियां संस्कृति को जीवित रखती हैं। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही नगरीकरण का प्रारंभ है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आर्थिक सह संबंध बड़े पैमाने पर होता है। यानी कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती दोनों में आर्थिक संबंध होता है बड़े पैमाने पर। नगरीय बस्तियों के प्रतिदिन के खाद्यान्न विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां करती हैं। बच्चों, भले से ही नगर बन गया है, लेकिन नगर का गांव से बहुत बड़ा संबंध है। अगर गांव अनाज उगाकर शहर में नहीं भेजेगा तो बताइए नगर वाले क्या खाएंगे। अगर गांव गायों से भैंसों से दूध निकाल कर अगर शहर में नहीं पहुंचाएगा तो शहर वाले दूध कहाँ से पाएंगे। अगर ग्रामीण बस्ती में से किसान कापूस, जिससे हम कॉटन भी बोलते हैं, कपास भी बोलते हैं, उनसे धागा नहीं तैयार करेगा, कपड़े नहीं बुनेगा, तो वो कपड़े जो है कि ग्रामीण नगरीय लोगों को पहनने के लिए कहाँ से मिलेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं उनका शहरों से आर्थिक संबंध बहुत घनिष्ठ होता है। ग्रामीण बस्तियां संस्कृति को जीवित रखती हैं। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही नगरीकरण का प्रारंभ है। नगरीय बस्तियां मानव जीवन को गतिशीलता प्रदान करती हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो कपड़े की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता होती है, ये ग्रामीण बस्तियां ही नगरों को उपलब्ध कराती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि नगरों का ग्रामीण बस्तियों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगर ये संबंध ना रहे तो ना नगर रहेगा, नगर भी नहीं रहेगा। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बस्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बिखरी हुई बस्ती, नंबर 2 केंद्रित बस्ती, नंबर 3 रेखाकार बस्ती। तो आइए विस्तार से इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बिखरी हुई बस्ती के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हम बस्तियों के प्रकार को विस्तार से अगले कालांश में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो हम बस्तियों के प्रकार को अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले कालांश में मिलते हैं। आप लोग ध्यान से ये वीडियो कम से कम 2 बार देखिए। इसके बाद आपसे प्रश्नावली पूछी जाएगी, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके आपको उत्तर फटाफट टाइप करके या वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजना है। धन्यवाद।